भारत बच्चा लोग, तो लास्ट लेक्चर में हमने आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में और किससे कैसे कैसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने पहले किए। फिर तुमने एंड में एक कॉन्सेप्ट सीखा है ना, तो वो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसका एक्चुअल क्वेश्चन में एप्लीकेशन एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम पहले अभी देखते हैं ना। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए गिवन है, क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए इज 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। वेक्टर बी इज 3i कैप -4j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड वेक्टर सी such that resultant of A, B and C is in y direction only। पहले तुम ये समझो कि ये सब जो मैंने कहानी लिखी है बोर्ड पे, उसका पिछले वाले कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है ना, क्या रिश्ता है इसका, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मुझे तो लास्ट लेक्चर में क्या हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर रिजल्टेंट किसी एक ही दिशा में है तो उससे परपेंडिकुलर वाली दिशा में सारे कॉम्पोनेंट क्या होने चाहिए, जीरो। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट एक ही दिशा में होने की बात कर रहा है, वो कौन सी दिशा में, वाई डायरेक्शन में। तो अगर रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है ना, अगर रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, इसका मतलब जरूर उसका x कंपोनेंट भी जीरो होगा और जरूर उसका z कंपोनेंट भी जीरो होगा, क्योंकि x और z दोनों ही y से 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर c फाइंड करना है जिसका कि रिजल्टेंट है ना, जो कि सॉरी एक वेक्टर c फाइंड करना है सच दैट a, b और c का रिजल्टेंट मतलब a प्लस b प्लस c है ना, a प्लस b प्लस c सिर्फ y डायरेक्शन में आना चाहिए। तो क्या करेंगे तुम मुझे बताओ। मुझे मालूम है कि जब मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c करूंगा तो मुझे आंसर कैसा मिलना चाहिए, सिर्फ j कैप में मिलना चाहिए। मतलब i कैप वाला कंपोनेंट और k कैप वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए, कैंसिल। तो मान लेते हैं लेट वेक्टर c इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा मैंने मान लिया है ना। अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, a प्लस बी में 5i कैप और c का x, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस एक्स आई कैप। सिर्फ आई कैप की बात कर रहा हूं मैं ना, a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूं मैं, 5 और c का x, इसका j कितना होगा, -3 -4 -7 प्लस y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस y -7 j कैप। सिमिलरली z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 और उसका z, तो ये हो जाएगा 7 प्लस z k कैप। क्लियर सभी को। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को जीरो करना है। यस, क्यों, क्योंकि आंसर सिर्फ y में होना चाहिए, तो x कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल टू -5, z मस्ट बी इक्वल टू -7। तो हम वेक्टर c को अब कैसे लिख सकते हैं, देखो -5i कैप प्लस y -7j कैप प्लस प्लस नहीं लिखना होगा, -7k कैप, क्यों, क्योंकि z कंपोनेंट 7 आया। अब तुम बोलोगे सर ये वैल्यू तो निकल गई, समझ गया। देखो a प्लस बी प्लस सी ऐड करो, 2 + 3 5 और -5, x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। फिर z कंपोनेंट 6 + 1 7 और ये -7, तो ये भी 0 हो गया। तो तुम्हें एक्चुअल में
इस -7 और इस -5 को तुम यहीं से देख के बता सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये सब मोरली कर सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रोसेस से करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें रिवाइज हो कि आई को आई से ऐड करना है, जे को जे से ऐड करना है और के को के से। बट हम यहीं पे देख के बता सकते हैं कि जरूर जो सी ऐड होगा वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए ताकि 5 और -5 कैंसिल हो जाए, और जो सी जब तुम ऐड करोगे तो जो उसका z कॉम्पोनेंट होगा वो ये 6 + 7 के बराबर ऑपोजिट होना चाहिए -7, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ y की वैल्यू अब हम यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो तुम y की वैल्यू 1 ही डाल दो, तो मुझे तो y अगर तुमने 1 डाला तो ये वैल्यू क्या होगी? 1 - 7 कितना आएगा? -6 जे कैप आएगा ना, आ सकता है, ठीक है। y की वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू है जो नहीं लिख सकते तुम उसको 7 के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर तुमने y को यहाँ 7 लिखा ना तो क्या हो जाएगा, जो इसका y कॉम्पोनेंट है ना, बोलो ये -3 - 4 कितना हुआ? -7। तो अगर अभी तुमने नहीं, y को 7 तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। y को हम क्या नहीं लिख सकते, एक सेकेंड रुको, y को हम क्या नहीं लिख सकते, y को ना हम 14 नहीं लिख सकते, बाकी y कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, अब y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें वेक्टर c मिल जाएगा ना। वेक्टर c तो फाइंड करना है हमें, है ना। फाइंड वेक्टर c सच दैट रिजल्टेंट ऑफ a b c इज इन y डायरेक्शन। अगर तुमने y को 14 कर दिया तो क्या होगा? अगर ये y 14 हो जाएगा ना तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू +7 जे कैप हो जाएगी। और जब तुम इन दोनों में +7 जे कैप ऐड करोगे ना तो y कॉम्पोनेंट भी 0 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजल्टेंट y डायरेक्शन में है, तो इसलिए तुम y कॉम्पोनेंट जो है जे कैप वाला कॉम्पोनेंट वो तुम 0 नहीं कर सकते। तो तुम y में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो एक्सेप्ट 14, ठीक है। 1 भी डाल सकते हो, 1.2 डाल सकते हो, 3/5 डाल सकते हो, -10 डाल सकते हो, -14, बट तुम सिर्फ +14 नहीं डाल सकते, कुछ भी वैल्यू चलेगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू डालनी है? तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, जो भी 14 के अलावा दूसरा ऑप्शन वाला ऑप्शन होगा उसी को तुम्हें टिक मारना है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें ऐसे 4 ऑप्शन दे देता कि ऑप्शन ए है -5i कैप +14 जे कैप -7 के कैप, एक ऑप्शन मैं तुम्हें देता 5i कैप +10 जे कैप -7 के कैप, ऑप्शन सी में तुम्हें देता -5i कैप +15 जे कैप +7 के कैप, और एक ऑप्शन मैं तुम्हें देता -5i कैप +13 जे कैप -7 के कैप। तो क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे चारों ऑप्शन देख के, बिना ये सब किए हुए? मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन में x, y और z दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। तो तुम ध्यान से देखो, जो ये पहला ऑप्शन है तुम्हारा ना फर्स्ट, इसमें x और z कैंसिल हो रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें y भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरे में क्या होगा, x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 5 और ये 5 जब तुम ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, इसका मतलब x कॉम्पोनेंट बच जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, ये x तो गायब हो जाएगा, y बचेगा ना, क्योंकि x गायब क्यों होगा, 5 - 5 0, y क्यों बचेगा, क्योंकि ये -3 है, ये -4 है, तो ये तुम्हारा 15, तो कहाँ कैंसिल हुआ, y बच गया ना, -7 + 15 कितना हुआ, -7 + 15 8, तो बच रहा है। बट z गायब नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, ये 7 है और ये भी 7 है, तो ऐड करके तो 14 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ध्यान से देखो ऑप्शन डी है। क्या अगर वेक्टर c ऐसा होगा, है ना, मैं वेक्टर c की बात कर रहा हूँ, ये चारों ऑप्शन वेक्टर c हैं, अगर वेक्टर c ऐसा होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 5 और -5, 7 और -7, बट देखो जे कैप बच जाएगा, ये -7 और ये +13 मतलब 6 जे कैप बचेगा और आंसर सिर्फ y में ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा तुम्हारे सामने, तुम्हें ये सब महाभारत करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख के तुम सीधा आंसर टिक मार सकते हो। क्लियर सभी को? बट ये एप्लीकेशन है उस कॉन्सेप्ट का जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इन स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या चीज होता है ना, पोजीशन का मतलब कौन सी चीज कहां पर है, पोजीशन का मतलब ये कौन सी चीज कहां रखी है, एग्जैक्टली यही मीनिंग है।
तुम इस चीज को यहाँ पे लिखना अपने नोट्स में। पोजीशन मतलब कौन सी चीज कहाँ पे रखी है ना। कोई भी चीज हो सकती है, वो कौन सी चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कहाँ रखी है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसको हम पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ना एक पहला पॉइंट लिखा है, टू डिफाइन पोजीशन ऑरिजिन इज इंपॉर्टेंट। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ बैठे हुए हो इस वक्त, तुम बोलोगे कि सर मैं चेयर पे बैठा हूँ, है ना, मैं टेबल पे बैठा हूँ, है ना। आई होप कोई टॉयलेट में बैठ के नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को, बट क्या पता ना, नोट्स नहीं बना पाओगे टॉयलेट में बैठ के देखोगे तो, ठीक है। तो सर मैं मान लो अपने तो स्टडी टेबल पे बैठ के देख रहा हूँ, बट क्या मुझे इससे पता चल जाएगा तुम कहाँ हो? मुझे क्या पता तुम स्टडी टेबल में भरूच में बैठे हो, कि तुम स्टडी टेबल में अंकलेश्वर में बैठे हो, कि तुम किधर बैठे हो, है ना, नहीं पता मुझे। अब अगर तुमने मुझे बोला, है ना, कि सर मैं अंकलेश्वर में इस एरिया में यहाँ मेरा घर है, और इस घर में यहाँ मेरा रूम है, और उसके अंदर मेरा स्टडी टेबल इस जगह पे रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा अच्छा तुम कहाँ पर बैठे हो। जैसे गूगल मैप में तुम करते हो ना कि हर चीज़ का ना अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, अर्थ में भी ज्योग्राफी तुमने पढ़ा होगा, तो हर चीज़ का अपना अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या करता है ना, वो उसका पोजीशन डिफाइन करता है। जहाँ तुम बैठे हो ना उसका कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। तो फिजिक्स में हम वेक्टर्स में क्या करते हैं ना, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात नहीं करते, हम ना एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने इस बोर्ड पे ना यहाँ एक पॉइंट बना दिया, ऐसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये पॉइंट कहाँ बना है इस बोर्ड पे, है ना, इस बोर्ड पे है, बट बोर्ड पे कहाँ है? तो कोई बोल सकता है सर आपने बोर्ड पे राइट साइड बनाया है इस पॉइंट को, तो मैं बोलूं कि यार फिर तो ये वाला पॉइंट भी देखो राइट साइड ही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इन दो, अगर तुम राइट साइड का आंसर दोगे कि मैं इन दोनों में से कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर तुम बोलोगे सर आपने उसको राइट साइड में ऊपर वाला पॉइंट है वो हमें चाहिए, वो चलो ठीक है, तो फिर मैं इस रेड वाले पॉइंट को यहां से हटा करके इधर ले आता हूं। मुझे किसका पोजीशन चाहिए? मुझे ब्लू वाले का चाहिए जो मैंने उधर बनाया ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आई होप तुम्हें विजिबल होगा। ये मेरा पॉइंट है, इसका पोजीशन मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुमने बोला सर बोर्ड के राइट साइड में, बट अब प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड के राइट साइड में एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। तो तुम अगर मुझे सिर्फ इतना आंसर दोगे कि सर वो पॉइंट बोर्ड के राइट साइड में, तो इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना, बोलो हो सकता है ना। वो तुम बोलोगे नहीं सर जो राइट साइड में जो राइट वाला पॉइंट है वो आपका है, तो मैं बोलूंगा अच्छा मान लो कि यहां पर एक पॉइंट और बना हुआ है, फिर अब बताओ इस पॉइंट को कैसे बताओगे तुम कि ये पॉइंट कहां पर है? तुम बोलोगे सर जो राइट साइड में बीच वाला पॉइंट है वो पॉइंट है वो। अब मैं बोल दूंगा अच्छा एक पॉइंट और बना देते हैं, है ना, तो बोलोगे सर ये तो आप फिर बदमाशी कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। अब कौन सा पॉइंट है वो वाला? तो हर बार क्या हो रहा है ना, देखो ये तुम कह रहे हो कि सर वो ऐसा पॉइंट है, ऐसा आंसर ना सबके मन में आ रहा हो जरूरी नहीं है, कोई कुछ और भी सोच रहा होगा अभी बैठ के, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट राइट साइड में बीच वाला पॉइंट है, राइट साइड में थर्ड वाला पॉइंट है। कुछ सोच रहे होंगे सर ये नीचे वाले हाफ से थोड़ा ऊपर बना हुआ पॉइंट है। जैसे मैं और भी पॉइंट बना दूं इस बोर्ड पे, अगर मैं और भी पॉइंट बना दे रहा हूं, है ना, अब मुझे ये पॉइंट पूछो तो तुम कैसे बताओगे मुझे कि वो कौन सा पॉइंट है? इतने सारे पॉइंट है वहां पे, तो मुझे वो पॉइंट का लोकेशन चाहिए, तो मुझे सही बताओ कहां पर है। तो ये काम आसान तब हो जाएगा कब? अभी तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस पॉइंट को तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि पॉइंट कहां पर है, मतलब उस पॉइंट के पोजीशन को बताने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसा एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का यहां से जो ये दूरी आएगा इतना, और यहां से ये दूरी आएगा इतना, अगर ये दूरी x है मतलब वाई एक्सिस से दूरी, और ये दूरी y है मतलब उसका हाइट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा ना। क्या इस बोर्ड पे, हाँ अगर ये सब ये ओरिजिन है, तो क्या इस बोर्ड पे और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, y है क्या? नहीं, वो एक ही का है। अब लोकेशन पता चल गया एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। समझ आई बात? कोऑर्डिनेट हम क्यों बता पाए? क्योंकि मुझे ओरिजिन मालूम था। नहीं ओरिजिन मालूम होता तुम घूमते रहते सर ऊपर वाले हाफ में बना है, राइट साइड में बीच वाला पॉइंट है, राइट साइड में राइट साइड वाला पॉइंट है, लेफ्ट वाला पॉइंट है,
कुछ नहीं, सब अलग अलग बताते हैं। लेकिन जैसी ओरिजिन बन गया ना, अगर मान लो ये मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख दोगे तुम? 3,4, है ना। कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे तुम? 3,4। तो अब सब सेम आंसर बताओगे, मैं भी वही बताऊंगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ ओरिजिन है और वो पॉइंट क्या है? 3,4। इसीलिए किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ओरिजिन डिफाइन करना, कि ओरिजिन कहाँ है। अब एक दूसरी बात, अगर ओरिजिन यहां ना होकर के मान लो ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहां ओरिजिन होता, तो ये कुछ ज्यादा दूर होता एक्स में और कुछ ज्यादा ऊपर होता वाई में, है ना। अब ये डिस्टेंस मान लो तुम्हारा 10 है और ये तुम्हारा 12 है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता? अब इसका कोऑर्डिनेट 10,12 हो जाता। तो सब आंसर 10,12 बताते, लेकिन क्या ओरिजिन बदलने से कोऑर्डिनेट बदल गया? बिल्कुल बदल गया। क्यों? पहले तुम उसको 3,4 बोल रहे थे, अब तुम उसको 10,12 बोल रहे हो। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हम पहले बनाएंगे, बट पहले हम पोजीशन की बात करें। पोजीशन भी वेक्टर वर्ड को इग्नोर करके चलो, पोजीशन डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन, ये बस समझो। अगर मैंने ओरिजिन बदला तो पोजीशन बदल जाएगा। समझ आई बात? जैसे मान लो मैं ये बोलूं अभी कि यहां से मेरे ऊपर से मैं छत का पोजीशन लूं, है ना। यहाँ इस रूम जहां पे मैं हूं अभी, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसके ऊपर एक छत है ना, ये रूफ है। तो मेरे सर से रूफ लेटर से 1 मीटर ऊपर है, तो मैंने रूफ का पोजीशन क्या बताया? अपने हेड से 1 मीटर ऊपर। अच्छा, क्या वो मेरे पैर से भी 1 मीटर ऊपर है क्या? नहीं, मेरे पैर से वो 2.5 मीटर ऊपर है। उससे रूफ कहाँ है वो बदल गया क्या? नहीं, रूफ अपनी जगह पे है, बट मेरा आंसर बदल गया ना। पहले मैंने हेड से मेजरमेंट लिया तो 1 मीटर आया, फिर मैंने पैर से मेजरमेंट लिया तो 2.5 आया। रूफ वही है, बट हेड को जब मैंने रेफरेंस माना, हेड को ओरिजिन माना, तो 1 मीटर आंसर आया। जब मैंने अपने लेग्स को ओरिजिन माना, फुट को ओरिजिन माना, तो 2.5 मीटर आंसर आया। वही चीज मैं यहां करके तुम्हें दिखा रहा हूं। एक ओरिजिन आया तो आंसर 3,4 है, दूसरा ओरिजिन है तो आंसर 10,12 है। पॉइंट वही है। पॉइंट ये ब्लू वाला पॉइंट जो मैंने बनाया था वो उसने अपना जगह थोड़ी बदला, लेकिन कोऑर्डिनेट्स बदल गए ना ओरिजिन बदलने से। और पोजीशन जब हम डिफाइन करते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब रूफ एक्चुअल में कहां है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं बोल रहा हूं मेरे सर से 1 मीटर है तो ये मेरा सर से 1 मीटर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पैर से 2.5 मीटर तो ये 2.5 इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? मतलब जैसे यहाँ पे 3,4 है और 10,12 है, अगर इसको ओरिजिन ले लो तो ये वो वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही ऐसा नहीं होता है ना। ये बहुत अच्छा एक लॉजिकल चीज है कि सर आपने जहां पॉइंट बनाया था, पॉइंट तो अब भी वहीं पर है सर, बट आंसर बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन बदल दे रहे हैं। दैट मीन्स पोजीशन का आंसर जो हम बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, वो ओरिजिन पे डिपेंड करती है। क्लियर सभी को ये चीज? तुमसे 1 मीटर दूरी पे अगर तुम्हारा फोन है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई और हो उससे भी 1 मीटर दूरी पे फोन होगा। क्यों? क्योंकि तुमसे दूरी मतलब तुम ओरिजिन हो गए। घर पे कोई और, मान लो किचन पे मम्मी काम कर रही है, तो मम्मी से कितनी दूर पे है तो मम्मी ओरिजिन हो गई ना, वो मम्मी से इतनी 10 मीटर दूरी पे फोन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओरिजिन वाली कहानी ना। ओरिजिन तुम कहां से मेजरमेंट ले रहे हो उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या होता है? कहां से मेजरमेंट लिया जा रहा है, मेजरमेंट की शुरुआत कहां से हो रही है ना। जब भी तुम डिस्टेंस मेजर करते हो तो 2 पॉइंट के बीच में करते हो ना, एक से दूसरा, तो जो पॉइंट जहां से शुरू करना है, जैसे मेरे सर से कितना दूर तो मेरा सर ओरिजिन हो गया, पैर से कितना दूर तो पैर ओरिजिन हो गया, तुमसे कितना दूर फोन तो तुम ओरिजिन हो गए, मम्मी से कितना दूर फोन तो मम्मी ओरिजिन हो गई। ये पॉइंट कहां है? इसके हिसाब से 3,4 तो तब ये ओरिजिन है, और जब ये ओरिजिन है तो 10,12। तो मेरे ख्याल से तुम थोड़ा बहुत ओरिजिन और पोजीशन की भावनाओं को समझ गए होंगे, है ना। ओरिजिन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। तो जो भी मैंने तुमको अभी समझाया, इसको तुम्हें अपने शब्दों में किसी भी भाषा में तुम लिखना चाहते हो तुम लिखो, है ना। मुझे उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हें समझ आना चाहिए। क्लियर सभी को ये चीज? बाकी यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है, वो तुम नोट कर सकते हो, है ना। कर सकते हो कि करना ही है तुम्हें, जो बोर्ड पे गिवन है। तो पोजीशन ओरिजिन पे डिपेंड करता है, और ओरिजिन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर ओरिजिन बदला तो पोजीशन भी बदल जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। पोजीशन वेक्टर, हर वेक्टर का एक हेड होता है
और एक टेल होता है। तो अब सबसे पहले तो मैं ओरिजिन बना लेता हूं अपना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो लेट अस से एक जेड एक्सिस भी बना ही लेते हैं ना, ये जेड एक्सिस, ठीक है। मेरे पास इधर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 2 मान लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का टेल कहाँ होता है, तो उसका बोलना है कि भाई पोजीशन वेक्टर का जो टेल होता है वो होता है ओरिजिन पे। पोजीशन वेक्टर का हेड कहाँ होता है, ऑन द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर वी आर राइटिंग। तो मान लेते हैं हमें इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो टेल यहां लोगे और हेड यहां लोगे। तो यहां से लेके यहां तक जो तुमने वेक्टर बनाया ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है, समझ आया। इसको हम कहते हैं आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। और तुम लिखोगे क्या उस आर वेक्टर को, तुम लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ऐसा पोजीशन वेक्टर में ही किया जाता है कि जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट का, सीधा x कोऑर्डिनेट इज x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, y कोऑर्डिनेट इज y कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड z कोऑर्डिनेट इज z कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो तुम सीधा i कैप, j कैप, k कैप में लिख देते हो। ऐसा हम क्यों करते हैं इसका मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। ये इस 3D डायग्राम में थोड़ा पता करना डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x और y एक्सिस ले रहा हूँ और उसमें तुम्हें इस बात को समझाता हूँ। आ जाओ, सिर्फ x और y है ना, ओरिजिन x y। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 3, 4, तो मुझे बताओ क्या मैं अपना पोजीशन वेक्टर जो बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा ना, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, और मुझे इसको लिखना है। मुझे बताओ अगर वो लेंथ, अगर वो 3, 4 है, तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मुझे बताओ यही डिस्टेंस तो 3 है ना, यही तो 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा यही तो 4 है ना, या फिर मैं अगर इधर लाइन खींचूं तो यही तो 4 है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, वो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स एक्सिस से कितनी दूर वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से कितनी दूर एक्स कोऑर्डिनेट, और दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो मुझे बताओ अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो ये 3 और 4 क्या हो गए, कॉम्पोनेंट ही तो हो गए ना। इसलिए सार वेक्टर को तुम क्या लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब समझ आया मैंने ऊपर में डायरेक्ट क्यों लिख दिया था i कैप, j कैप, k कैप में। क्लियर है सभी को ये वाली चीज। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर की कहानी, ठीक है। तो तुम्हें जो मैंने नीचे जो बना करके बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लिखना है, उसका पूंछ कहाँ होगा, उसका सर कहाँ होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके पहले जो मैंने तुम्हें बताया ओरिजिन की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिन बदलने से पोजीशन बदल जाता है, ये सब भावनाओं को समझना था। करना तुम्हें ये आना चाहिए, पोजीशन लिखना, कोऑर्डिनेट दिया है आई कैप, जे कैप, के कैप लिख के पोजीशन लिख दो, और ये करना आना क्या चाहिए, सभी कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल सी चीज है वो। तो इस चीज को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट इसमें तुम्हारा एक सेकंड स्पेशल वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है देखो, अगर हम एक एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करें ना, ध्यान से देखो ना, बिल्कुल प्यार से। जो तुम आज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ने वाले हो, पूरे 2 साल ये तुम्हें काम आने वाला है, ठीक है। तुमने इसके पहले कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें थोड़ा लेजेंडरी तरीके से पढ़ाऊंगा। आओ, मान लेते हैं कोई अभी पॉइंट ए पर है पार्टिकल, और ये यहां से ऐसे चल चल के पॉइंट बी पे चला गया। ए पे था और कहां चला गया, बी पे। अब मुझे बताओ ये ए से बी पे आया, क्लियर। क्या ये ए बी मेरा डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा होती है
शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन ना लिख के दूसरा वर्ड लिखते हैं ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मुझे बताओ अगर वो ए पे था और वो चल के बी पे आया, वो किधर से भी आया, वो ऐसे घूम घूम के भी आ सकता है, बट ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता था वो ये स्ट्रेट लाइन ही बन सकता था ना, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि वो पहले ए पे था और बाद में बी पे, तो इसलिए मैंने एरो से दिशा भी दिखाई कि वो किस दिशा में गया है, ए से बी की तरफ गया। ये बात एरो देख के समझ आ रही है। अब देखो, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, तो क्या तुम ये वेक्टर ड्रॉ करोगे? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्लियर? इसको मैं कह रहा हूं R1। क्लियर? R1 क्यों? क्योंकि पार्टिकल पहले है ना, तो R1 ना लिख के ना मैं इसको R इनिशियल लिख देता हूं। ये क्या है? ये R इनिशियल। R इनिशियल क्यों? क्योंकि पार्टिकल पहले ए पे था, बाद में बी पे गया, तो बी का पोजीशन वेक्टर R फाइनल होगा। क्या तुम R फाइनल भी ड्रॉ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। क्या ये पोजीशन वेक्टर R फाइनल होगा? क्या ये पोजीशन वेक्टर R फाइनल होगा? अब मैं तुमको क्या कह रहा हूं, देखो ना यहाँ पे, इस ट्राइंगल OAB में, इस ट्राइंगल OAB में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। देखो ध्यान से, O से A गए, A से B गए, क्या ये सेम होता अगर हम डायरेक्ट O से B जाते तो? बोलो, सेम ऑर्डर में दो साइड और तीसरा साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, बिल्कुल होता। क्या मैं ये लिख सकता हूं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है। अब OA वेक्टर क्या है? वो है R इनिशियल। AB वेक्टर क्या है उसकी हम बात करेंगे, मैंने बोला था ना वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, बट उसको हम करेंगे और डिस्कस। OB वेक्टर क्या है? RF। तुम ध्यान से देखो, AB वेक्टर क्या आया? वो आया RF माइनस RI, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कैसे आया? वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया हमने इस ट्रायंगल में। फिर कहानी सुनो, पार्टिकल ए पे था और वो चल चल के घूम फिर के किधर से भी बी पे पहुंच गया, तो जो मैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बना सकता हूं वो ऐसा स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। शॉर्टेस्ट क्यों बनाया? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे? मैं डिस्प्लेसमेंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये एरो तुम्हें क्या दिखा रहा है? उसकी दिशा। तो मुझे बताओ, क्योंकि ये दिशा भी बता रहा है, तो क्या मैं इसी को बोल सकता हूं कि यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए से लेके बी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पूंछ कहां होगी? जहां पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पर है, वो पूंछ होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सर कहां होगा? जहां पार्टिकल फाइनली पहुंच गया। ये लाइन तुम खुद से लिखोगे यहां स्टार्टिंग में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नीचे, ये सब कहानी के पहले, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पूंछ कहां होगी? जहां पार्टिकल इनिशियली है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सर कहां होगा? जहां पार्टिकल फाइनली है। क्लियर सभी को ये चीज? और वो स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। तो इसका मतलब मुझे अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की परिभाषा मिल गई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुमने फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दिया तो तुम्हें अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? ये बात एक तुम्हें लिखनी है। दूसरा क्या लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सर कहां होता है, हेड कहां होता है और टेल कहां होता है। समझ आया? तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बेकार लॉ नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ठीक है। और तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फिजिक्स में, तुम्हें ये बात पता चलेगी कि ये डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे एग्जाम्पल कराता हूं, चलो ना,
ठीक है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, है ना, पार्टिकल बॉडी ऑब्जेक्ट कोई भी है, कौन मूव कर रहा है जरूरी नहीं है, बट कहां से कहां मूव कर रहा है ये जरूरी है। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1 टू अ पॉइंट बी, लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये अपने को बताना है। मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या है। पार्टिकल पहले ए पे था, मतलब इनिशियल पोजीशन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फाइनल पोजीशन पार्टिकल का क्या है, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस करो, -2 -3 कितना, -5i कैप प्लस 3 -2 कितना, +1j कैप प्लस 5 -1 कितना, +6k कैप। खत्म क्वेश्चन, ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्या तुम भावनाएं समझ पाए हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की? इतना इजी सा सॉल्यूशन है ये, है ना, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। भावनाएं पिछले पेज में समझी तुमने, ये तुम्हारा सिंपल बेसिक एप्लीकेशन। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे ना, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जय भारत।